ये तुम करके आ सकते हो, ये मैं भी करके आया था एग्जाम में, तो ये तुम करके आ सकते हो। सपोज हमारे पास एक लैंग्वेज है एस, जिसमें यहाँ पे एक स्ट्रिंग दी हुई है। एक मशीन है, एक लैंग्वेज है जो कि केवल ऐसी लैंग्वेज, ऐसी स्ट्रिंग निकाल सकती है जिसमें इक्वल नंबर ऑफ ए एंड इक्वल नंबर ऑफ बी है। ठीक है, समझ गए? मतलब अगर 4A है तो 4B होने चाहिए, 2B है तो 2B होने चाहिए, इस तरीके से। अब हम इस स्ट्रिंग को क्या करेंगे, पीसेस में डिवाइड करेंगे। वो हमसे क्या कह रहा था, पीस में डिवाइड कर दो। तो हमने इसको 3 पीस में डिवाइड कर दिया, उन पीसों को हमने रेस्पेक्टिवली XYZ लिख दिया। एक्स को हमने यहाँ से यहाँ तक डिवाइड किया, ए, वाई को हमने ये किया, एंड जेड हमारा ये है। ठीक है, इनको ऊपर लिख देता हूँ, ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड। ठीक है, XYZ हो गया। अब पंपिंग लेमा के अनुसार अगर हम एक्स और वाई को बार बार रिपीट कर सकते हैं, पंप कर सकते हैं, और रिजल्टेंट भी एल में रहेगा। लैंग्वेज क्या है हमारी, ये मतलब इक्वल नंबर ऑफ ए एंड इक्वल नंबर ऑफ बी। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे वाई जो है, वाई को 2 बार पंप करा देंगे, है ना। वाई को 2 बार पंप करा देंगे, मतलब ए है तो सबसे पहली बार हम इसे कराएंगे तो ये ए हो जाएगा। दोबारा हम इसे पंप कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 4 बार ए। ठीक है, अभी हमारी जो स्ट्रिंग बनेगी, जो हमारी पंप स्ट्रिंग जैसे हम कहेंगे, वो क्या बनेगी, एक्स वाई स्क्वायर जेड। वाई स्क्वायर क्यों, हमने 2 बार इसे पंप किया है, तो यहाँ पे ये तो एक्स आ गया। ठीक है, ये वाई का एक है, एंड बाकी जो हमने पंप किया है वो, है ना। एंड यहाँ पे आपका जेड आ गया, एज इट इज। लेकिन हमारी जो लैंग्वेज थी उसकी एक कंडीशन थी कि इक्वल नंबर ऑफ ए एंड इक्वल नंबर ऑफ बी। क्या यहाँ पे इक्वल नंबर ऑफ ए हो रहे हैं, नहीं। 1 2 3 4 5 6 7, है ना। 7A 3B नहीं है इक्वल कहीं से भी। तो यहाँ पे ये एग्जांपल दिखाता है हमें, ए की काउंट बी की काउंट से मैच नहीं करती। 3A 3B नहीं है, जो कि एल के लिए सही नहीं है, लैंग्वेज के लिए। लैंग्वेज में हमेशा ए और बी की वैल्यू सेम होनी चाहिए। इससे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि लैंग्वेज इस लैंग्वेज से मिलकर बनाता है ए की पावर एन, बी की पावर एन, और एन जो है हमेशा 0 से बड़ा या इक्वल होगा। वो रेगुलर लैंग्वेज नहीं है, और पंपिंग लेमा का यूज, पंपिंग लेमा इसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो कहीं भी तुम्हें अगर पेपर में क्वेश्चन आता है कि प्रूव करो कि ये रेगुलर लैंग्वेज नहीं है, तो उसके लिए तुम पंपिंग लेमा का यूज करोगे, जो कि हमने अभी पढ़ा, है ना। अभी हम लोग बात करते हैं अगली चीज की, पिजन होल प्रिंसिपल। बहुत ही सिंपल सा प्रिंसिपल है यार, ये तो समझाने की भी जरूरत नहीं है। देखो तुम्हारे पास सपोज कि अगर तुम्हारे पास 5 कबूतर मैं तुम्हें दे दूं, ठीक है, और उन 5 कबूतर को रखने के लिए तुम्हारे पास 4 जगह है, तो तुम क्या करोगे। सिंपल सी चीज है कि एक कबूतर को, 2 कबूतर को एक ही स्पेस में घुसेड़ दोगे, या फिर उनको मतलब ट्राई करोगे रखने का उन दोनों को, है ना। यही तो करोगे, बस यही है पिजन होल प्रिंसिपल। एक कॉम्बिनेटरियल प्रिंसिपल है, जिसका इस्तेमाल हम करते हैं जब हमें ऑब्जेक्ट्स को कंटेनर में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। इस प्रिंसिपल को कहते हैं, अगर हम एन पिजन्स को एम स्पेस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जहां पे एन जो है एम से बड़ा है। एन क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ पिजन, जैसा मैंने तुम्हें बताया, 4 तुम्हारे पास कबूतर है, और जगह जगह रखने के लिए तुम्हारे पास 3 है, तो एम वो है स्पेस। तो कम से कम एक स्पेस होगा जिसमें तुम 2 या 2 से ज्यादा पिजन्स रखोगे, वो सिंपल सी बात है। इसका एग्जाम्पल मैंने तुम्हें बता ही दिया है। इस प्रिंसिपल का मतलब है कि जब हम ऑब्जेक्ट्स को कंटेनर में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और कंटेनर्स की संख्या कम होती है ना, कंटेनर जिसमें हम रखना चाहते हैं वो कम है कंपेयर टू ऑब्जेक्ट्स, तो कम से कम एक कंटेनर होगा जहां पे 2 या 2 से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स आएंगे। ऐसे सिंपल सी बात है यार, बहुत। इसको मतलब मेरे ख्याल से तुम समझ जाओगे। अगर अभी भी नहीं समझे यार, तो एक रियल लाइफ एग्जाम्पल मैं तुम्हें कैसे दूं। जैसे कि तुमने देखा होगा, तुम्हारी जो किचन में डिब्बे रखते हैं, सबकी मम्मियां खाना बनाती है, तो किचन में काफी सारे डिब्बे होते हैं, है ना। अभी क्या होता है कि जैसे मान लो घर में बूरा भी एक टाइम पे आ गया, एंड मान लो चीनी भी एक टाइम पे आ गई, है ना। अभी मम्मी के पास वो जो डिब्बे हैं, मम्मी के पास है 6 डिब्बे। 6 में से 5 डिब्बों में दाल रखी हुई है ना। सॉरी। अभी उनको क्या है, बूरा भी रखना है और चीनी भी रखनी है ना, दोनों थैली में। तो अब वो क्या करेंगी, वो ऐसा तो करेंगी नहीं कि बूरा को बाहर रखा रहने दिया या चीनी रख दिया, चीनी को बाहर रखा रहने दिया, बूरा अंदर रख दिया, नहीं। वो क्या करेंगे, एक थैली डाल देंगे उसमें, दोनों थैली उसी एक डिब्बे में डाल देंगे, बाद में उन्हें यूज करती रहेंगी जब उनका मन। बस पिजन होल प्रिंसिपल यहाँ पे यही है। बस इसको बूरे को और चीनी मत लिखाना यार पेपर में, नहीं तो यार मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, पहले बता रहा हूँ। वैसे मुझे पता है तुम लिख के नहीं आओगे, बढ़िया ऑडियंस है मेरी। अभी हम लोग बात करते हैं अगली चीज की, क्लोजर प्रॉपर्टीज ऑफ रेगुलर लैंग्वेजेस, काफी इंपॉर्टेंट है। तो रेगुलर लैंग्वेज के क्लोजर प्रॉपर्टीज का मतलब है, अगर हम किसी क्लोजर प्रॉपर्टीज तो हमने पढ़ी होगी यार, डीएससीएल, डिस्क्रीट सिस्टम एंड थ्योरी ऑफ लॉजिक्स पढ़ के आए हो तुम, तो तुम्हें पता ही होगा कि क्लोजर प्रॉपर्टीज क्या होती है। फिर भी हम डिस्कस कर लेते हैं एक बार। दो रेगुलर लैंग्वेजेस को कंबाइन ऑपरेशन करते हैं, तो रिजल्टेंट लैंग्वेज भी एक रेगुलर ही रेगुलर रहेगी। यानी एक रेगुलर लैंग्वेज क्लोज होते हैं सर्टेन ऑपरेशंस के लिए। मतलब जैसे कि अगर हमारे पास 2 रेगुलर लैंग्वेज है,
अगर हम उनका यूनियन कराएं तो जो रिजल्टेंट आएगा वो भी एक रेगुलर लैंग्वेज ही होगी, है ना। इसका यूनियन का मतलब ये है। कंकैटिनेशन का मतलब क्या है, अगर L1 और L2 दो रेगुलर लैंग्वेज है तो इनकी कंकैटिनेशन को डॉट से हम रिप्रेजेंट करते हैं, भी एक रेगुलर लैंग्वेज होगी। कंकैटिनेशन का मतलब है कि रिजल्टेंट स्ट्रिंग में L1 के हर वर्ड के बाद L2 का हर वर्ड कंकैटिनेट होगा, मतलब वही कैट और डॉग अलग अलग है, अगर हम इन दोनों को कंकैटिनेट करते हैं तो एक लाइन में आ जाएगा कुछ इस तरीके से, कैट एंड डॉग। ये तुम्हारी दो स्ट्रिंग कंकैटिनेट हो गई, है ना। कुत्ता बिल्ली, सिंपल। तो यहाँ पे तुम्हारा कंकैटिनेशन ऐसा हो गया, है ना। क्लीन स्टार जो हमने पढ़ा था, क्लीन्स थ्योरम, है ना। अगर एल एक रेगुलर लैंग्वेज है तो उसकी क्लीन स्टार एल स्टार भी एक रेगुलर लैंग्वेज होगी, जो कि हमने पढ़ा, है ना। क्लीन स्टार का मतलब है कि एल के सारे वर्ड्स को रिपीट करके या नया सेट बनेगा जिसमें हम एम्प्टी स्ट्रिंग भी होगा। बस सिंपल सी बात है, क्लीन स्टार में खाली स्ट्रिंग भी रखी जाएगी एंड पूरी जितनी लंबी से लंबी हो सकती है वो भी रखी जाएगी। इंटरसेक्शन भी तुम्हें पता होगा क्या होता है। इंटरसेक्शन L1 और L2 का इंटरसेक्शन कराओगे तो जो रिजल्टेंट आएगा, है ना, वो भी L1 और L2 की तरह एक रेगुलर लैंग्वेज ही होगी। इंटरसेक्शन का मतलब है कि रिजल्टेंट लैंग्वेज में वो वर्ड्स होंगे जो दोनों लैंग्वेजेस में कॉमन है। सिंपल सी बात है यार, यूनियन इंटरसेक्शन अपन 11th क्लास के सेट्स से पढ़ते हुए आए हैं, है ना। लास्ट जो चीज हमारी है वो है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, अगर एल एक रेगुलर लैंग्वेज है तो उसका कॉम्प्लीमेंट एल डैश भी एक रेगुलर लैंग्वेज होगा। कॉम्प्लीमेंट का मतलब है एल में नहीं उन वर्ड्स, एल में नहीं है उन वर्ड्स को कलेक्ट करना, ठीक है, जो वर्ड्स एल में नहीं है उनको कनेक्ट करना जो एल में नहीं है। बस सिंपल सी बात है, वो हो गया कंकैटिनेशन, है ना। सॉरी, कॉम्प्लीमेंट, कंकैटिनेशन अलग चीज। तो इन क्लोजर प्रॉपर्टीज की वजह से ही हम रेगुलर लैंग्वेजेस को अलजेब्रिक ऑपरेशन से मैनिपुलेट कर सकते हैं, जिससे ही हम कॉम्प्लेक्स लैंग्वेजेस बना सकते हैं। सिंपल सी बात है, जैसे कि पैटर्न मैचिंग, सिंटैक्टिक एनालिसिस, ये कंपाइलर डिजाइन का फेज है तुम्हारा, कंपाइलर डिजाइन में यूज होता है, जो कि तुम्हारा अगले सेमेस्टर आने वाला है ना। अभी बात करते हैं डिसाइडेबिलिटी की, अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक, आई थिंक सेकंड लास्ट है। तो डिसाइडेबिलिटी नाम से समझ आता है कि क्या डिसाइड होता है क्या नहीं होता, यानी फॉर्मल लैंग्वेजेस और ऑटोमेटिक थ्योरी के कॉन्टेक्स्ट में एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, जिससे एक लैंग्वेज या समस्या को एक एल्गोरिदम या मशीन प्रोसेस द्वारा हल करना संभव होता है। एक लैंग्वेज को कहा जाता है कि अगर उसमें कोई भी दी गई इनपुट स्ट्रिंग के लिए मशीन प्रोसेस या ट्यूरिंग मशीन या एल्गोरिदम है, तो वो तय करे कि क्या लैंग्वेज में है या नहीं। देखो जैसे हमने वो वाली लैंग्वेज दी थी, उसका एग्जांपल हम लेते हैं, ये रहा, ये हमारी एक लैंग्वेज है, ठीक है। यहाँ पे ए की पावर एन बी की पावर एन, इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड करके लिख देता हूँ मैं, काफी लोगों को दिक्कत हो रही होगी। ए की पावर एन बी की पावर एन है। अभी मान लो यहाँ पे हम एन की वैल्यू 2 देते हैं, तो 2 से लिखने से क्या होगा, ए ए बी बी, ठीक है। एन की वैल्यू हम 3 देते हैं, क्या होगा, ए ए ए बी बी बी, ये होगा, है ना। सिंपल सी चीज है। अगर इसको हमें चेक करना है कि एक स्ट्रिंग हमें दी हुई है, मान लो ए बी हमें ये दी हुई है ना, तो क्या ये मतलब स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगी कि नहीं। तो इसके लिए हम बनाते हैं एक ट्यूरिंग मशीन, जो कि तुम्हारी यूनिट 5 में है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा। वो भी हम पढ़ेंगे आगे चल के, अगर तुम्हारा सपोर्ट अच्छा रहा तो। 151 लाइक्स अगर इस वीडियो पर कंप्लीट होता है तो कर देंगे। तो ए बी क्या ये इसमें है कि नहीं, तो उसके लिए हम एक ट्यूरिंग मशीन बनाते हैं, है ना। जो ट्यूरिंग मशीन हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं, ट्यूरिंग मशीन या कोई भी एल्गोरिदम होती है जो कि ये तय कर सकता है कि वो लैंग्वेज में है या नहीं, एंड इसी चीज को हम डिसाइडेबिलिटी कहते हैं कि क्या ये एग्जिस्ट करती है लैंग्वेज के अंदर या नहीं। अगर एक लैंग्वेज एल है तो ऐसा ट्यूरिंग मशीन या उससे इक्विवेलेंट कंप्यूटेशनल मॉडल कोई भी होता है, बहुत सारा, एक और होगा तुम्हारे सिलेबस में, एग्जिस्ट करता है जो किसी भी इनपुट स्ट्रिंग के लिए है। जैसे अगर डब्ल्यू एल में है, डब्ल्यू क्या है यहाँ पे, स्ट्रिंग, हमें जो स्ट्रिंग दी हुई है ए बी बी, है ना। लैंग्वेज क्या है जो हमने पढ़ा, ए की पावर एन बी की पावर एन। अगर बी बी ए की पावर एन बी की पावर एन को सेटिस्फाई करता है, तो वो जो मशीन है, सपोज की ट्यूरिंग मशीन है, वो स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करेगी एंड रुक जाएगी, हाल्ट हो जाएगी। अगर वो नहीं है तो भी वो रुक जाएगी और रिजेक्ट कर देगी। बस सिंपल सी चीज है, ट्यूरिंग मशीन को हम आगे अच्छे से पढ़ेंगे। अभी बात करते हैं यार रेगुलर एंड नॉन रेगुलर लैंग्वेज, आज का लास्ट टॉपिक है। बताना अभी तक की वीडियो कैसी लगी तुम्हें, एंड मेंबर ज्वाइन कर सकते हो तुम अगर तुम्हें पसंद है तो। रेगुलर और नॉन रेगुलर लैंग्वेज का डिफरेंस फॉर्मल लैंग्वेजेस और ऑटोमेटा थ्योरी में होता है ना। इन्हें डिस्टिंग्विश करने के लिए हमें एक फॉर्मल मॉडल है जो हमें बताता है कि कौन सी लैंग्वेज रेगुलर है, कौन सी नहीं है। तो रेगुलर लैंग्वेज के बारे में बात करते हैं। वो लैंग्वेज होते हैं जो रेगुलर एक्सप्रेशन, फाइनाइट ऑटोमेटा और रेगुलर ग्रामर से जनरेट किए जा सकते हैं, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लिखाना। जो भी रेगुलर एक्सप्रेशन, फाइनाइट ऑटोमेटा एंड रेगुलर ग्रामर को फॉलो करते हैं उन्हें हम कहते हैं। प्लस रेगुलर लैंग्वेजेस जो है वो आपकी क्लोजर प्रॉपर्टीज को भी फॉलो करते हैं, जो हमने पढ़ी, यूनियन, कंकैटिनेशन, क्लीन स्टार, और भी हमने पढ़ी थी।
वो उन सबको फॉलो करते हैं, वो तुम्हारी रेगुलर रहती है। एंड नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस गैर रेगुलर भाषा है ना, ये क्या होती है हमारी नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस, वो लैंग्वेजेस होती है जो रेगुलर एक्सप्रेशन, फाइनाइट ऑटोमेटा एंड रेगुलर ग्रामर से जनरेट नहीं किए जा सकते हैं, है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पॉइंट है। इन लैंग्वेजेस के लिए क्लोजर प्रॉपर्टीज जो है वो अप्लाई नहीं होते, मतलब इनको यूनियन कंकैटिनेशन या क्लीन स्टार ऑपरेशन से कंबाइन करने के कोई गारंटी नहीं है कि इनका जो रिजल्टेंट है वो भी नॉन रेगुलर ही रहेगी, ठीक है। तो ये होता है तुम्हारे रेगुलर नॉन रेगुलर में डिफरेंस। अभी इस तरह से रेगुलर लैंग्वेजेस वो होते हैं जो एक पैटर्न या एक रूल बेस्ड स्ट्रक्चर के साथ जनरेट किए जाते हैं, जबकि नॉन रेगुलर वो होते हैं जो कि एक पैटर्न या रूल बेस्ड स्ट्रक्चर के साथ जनरेट नहीं किए जाते, है ना। तो रेगुलर क्लास का वो अच्छा बच्चा है जो कि सारी बातें मानता है, और अगर तुम उससे कोई काम करने को दोगे तो वो करेगा अच्छे से। लेकिन नॉन रेगुलर क्लास का वो बैक बेंचर है जो कि कभी बिल्कुल काम नहीं करेगा, कोई उसका मतलब एक नियम नहीं है कि मैं आज ये करूंगा कल ये करूंगा, वो अपनी तरह है कि हाँ यार कल करूंगा कल करूंगा, ऐसे करते करते वो नॉन रेगुलर है। एंड वो क्लास के जो रूल्स हैं उन्हें भी नहीं मानता, ठीक है। नॉन रेगुलर उस टाइप का बच्चा है, एंड रेगुलर वो है जो सबको मानता है। मैडम ने कहा कि डस्टर साफ करो, बोर्ड साफ करो, ये लाओ वो लाओ, वो उसका सब काम कर रहा है तो रेगुलर है, ठीक है। आई होप तुम्हें यार समझ आया होगा आज मैंने यूनिट 2 जो तुम्हें पढ़ाई है। अगर आया हो तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। बाकी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, सब्सक्राइब करना मत भूलना। और ये नोट्स या फिर कुछ भी चीजें खरीदनी हो तो तुम नीचे फॉर्म में डिस्क्रिप्शन में भर सकते हो। अगर तुमने पहले से ही पाइथन का लिया हुआ था तो तुम्हें 40 रुपीज में मिल जाएगा, नहीं तो 60 तो भाई। तो ये नोट्स जो है वो मैंने बनाए हैं, बहुत मेहनत लगती है यार, तुम्हें भी पता है। तो एटलीस्ट एक लाइक तो कर ही देना। फिलहाल की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।